हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में जो कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास का लेक्चर नंबर 7 है। तो आज की क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण को। तो हमने आनुवंशिक लक्षण को पढ़ चुका है, तो हम क्या पढ़ेंगे? उपार्जित। आखिर उपार्जित लक्षण क्या है? तो उपार्जित लक्षण को उपार्जित लक्षण को समझने के लिए हम क्या लेंगे? एक उदाहरण एक चीज समझेंगे कि जो कौन थे डार्विन। डार्विन कौन थे? वैज्ञानिक, जिन्होंने प्राकृतिक चयन का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। तो जो डार्विन थे वो क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट किए थे। किससे? चूहे पे। चूहे पर क्या किया था? उन्होंने प्रयोग किया था। तो डार्विन ने क्या किया था कि वो क्या कर रहे थे? जो चूहे, उन्होंने क्या किया कि चूहे की पूंछ को काट दिया। पूंछ को काट दिया। अब जो जिस चूहे की ये जो पूंछ कटी थी जिस चूहे की, जो तो फिर उन्होंने क्या देखा? उसकी जब संतान हुई तो उसकी पूंछ नहीं कटी थी। जो इसके द्वारा जब ये जनन करेगा ये चूहा, तो जो संतान होगी इसकी, मतलब जो चूहा होगा, तो उसकी पूंछ नहीं कटी होगी। पूंछ यानी कि पूंछ रहेगी। फिर हमने क्या देखा कि डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किया। किस पे किया? चूहे पे। उन्होंने क्या किया कि चूहे की जो है वो पूंछ को काट दिया। फिर उसके बाद जो वो कटे, जो जिसकी पूंछ कटी थी वो चूहा जब संतान को जन्म दिया, तो उसकी जो संतान है उसमें पूंछ था। उसमें ये नहीं था कि उसके वाले में, उसके जो जनक था उसमें पूंछ नहीं था, तो इसके में भी नहीं था। लेकिन नहीं, जो संतान है उसमें पूंछ था। उसके बाद उन्होंने क्या किया? फिर जो उससे संतान हुई उसकी भी पूंछ काट दी। पूंछ काट दिया। जो संतान थी उसकी भी पूंछ काट दिया। फिर क्या किया? फिर जब इसका जो फिर इसके द्वारा जो इसके द्वारा संतान हुई उसकी भी पूंछ क्या थी? पूंछ थी। तो इन्होंने क्या किया? डार्विन ने ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किया था? पीढ़ी दर पीढ़ी चूहे के पूंछ को चूहे के पूंछ को काटते चले गए। क्या किया डार्विन ने कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चूहे की पूंछ को काटते चले गए। यानी कि एक चूहे को उन्होंने पहले पूंछ काटा, फिर जो उसकी संतान हुई उसकी पूंछ थी, फिर उसकी भी पूंछ उन्होंने काटा, फिर जो उसकी संतान हुई उसमें भी पूंछ था, फिर उसकी पूंछ उन्होंने काटा। तो उन्होंने क्या किया? पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने क्या किया? पूंछ को काटा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो संतान हो रही है उसकी पूंछ ना हो। जो संतान हो रही थी उसके में क्या, मतलब जो संतान पीढ़ी दर पीढ़ी हो रही थी उसके में पूंछ था। तो उन्होंने देखा कि ये जो हमने लक्षण खुद से किया है, एक लक्षण लाया है, तो वो लक्षण जो है, जो ये किसका लक्षण? जो पूंछ कटने वाली लक्षण है, जो पूंछ कटने वाली लक्षण है, ये लक्षण कहाँ नहीं गया? संतान में नहीं गया। संतान में नहीं गया। यानी कि जो ये लक्षण है ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जा रहा था। तो जो ये लक्षण है इसी को हम क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण। यानी कि जो हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, हमें वो आनुवंशिक लक्षण क्या था कि हमें जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होते थे, अपने माता पिता से या दादी दादा से, तो वो कैसे लक्षण थे? आनुवंशिक लक्षण थे। लेकिन उपार्जित लक्षण क्या है कि जो हम अपने खुद से जो लक्षण सीखते हैं, उसे जो हमने खुद से सीखा है, खुद से अनुभव किया है, वो जो लक्षण होते हैं वो अगली पीढ़ी में नहीं जाते। और इसी लक्षण को हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। जैसे कि समझिए कि एक
कोई पढ़ा लिखा है तो जो उसकी संतान होती है, तो वो फिर क्या उसको सारी जानकारी थोड़ी ना रहती, पूरा ज्ञान। उसको फिर से एक नए सिरे से क्या करना पड़ता है, शुरुआत करना पड़ता है। फिर से वो धीरे धीरे छोटी क्लास से फिर बड़ी क्लास में धीरे धीरे क्या करता है, सीखता है। ये नहीं कि उसे जन्म से ही सब कुछ उसके मम्मी पापा को आता है तो उसको भी आता है, ये नहीं। जो उन्होंने सीखा, यानी कि जो हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, सीख रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, वो लक्षण जो है, वही लक्षण क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। और वो के अगली पीढ़ी में नहीं जाते। जैसे कि हमने देखा था किसमें, जब हमने भृंग का एग्जाम्पल लिया था, भृंग का, तो उसमें जो तीसरी स्थिति, उसमें हमने क्या किया था, देखा था। जब तीसरी स्थिति देखा था तो जो झाड़ियों में भृंग रहते हैं, तो झाड़ियों की जो पत्तियां थी वो क्या हो गई थी, उसमें रोग लग गया था। तो रोग लगने की वजह से भृंगों को क्या हो रहा था, पोषण नहीं मिल रहा था। क्या नहीं मिल रहा था, पोषण नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से जो भृंग है वो क्या हो गए थे, कमजोर हो गए थे। पोषण ना मिलने की वजह से जो भृंग है कमजोर हो गए थे, यानी कि उनमें उनमें क्या हो गए थे कि वो दुबले पतले हो गए थे, और उनके भार में कमी आ गई। तो जो वो लक्षण था, वो दुबले बन गए, उनके भार में कमी जो आ गई, वो उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई उसके अंदर नहीं जा रही थी। तो यही क्या है, उपार्जित लक्षण है। तो हम उपार्जित लक्षण और आनुवंशिक लक्षण में अंतर देखेंगे। हमने एक साइड लिख दिया उपार्जित लक्षण। कैसे लक्षण, उपार्जित लक्षण। और दूसरी साइड क्या, आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण। ठीक। तो उपार्जित लक्षण कौन होते हैं, कि वे लक्षण जो जन्म के बाद अर्जित किए जाते हैं। और आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, वे लक्षण जो जन्म के समय ही प्राप्त होते हैं। और उपार्जित लक्षण क्या क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाते, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते। कौन से लक्षण, उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण, उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाते, जबकि आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। हमने क्या देखा कि उपार्जित लक्षण और आनुवंशिक लक्षण। उपार्जित लक्षण कौन होते
हैं वे लक्षण जो हमें जो जो जन्म के बाद अर्जित किए जाते हैं, यानी कि जन्म के बाद हम खुद उसको स्वयं अर्जित करते हैं, तो वे लक्षण क्या कहलाते हैं? उपार्जित लक्षण। और आनुवंशिक लक्षण वे लक्षण जो जन्म के समय ही हमें प्राप्त हो जाते हैं। और दूसरा अंतर हमने क्या लिखा कि उपार्जित लक्षण क्या होते हैं कि उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाते, जैसे कि हमने देखा चूहे वाला एग्जांपल लिया, जिसके चूहे की पूंछ काटी गई तो जो उससे संतान हुए, तो वो लक्षण उसकी संतान में नहीं गए, यानी कि उसमें पूंछ जो उसकी संतान थी उसमें पूंछ था। जबकि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि अभी क्या होता है कि माता क्या होता है कान क्या होता है? छेदा होता है। लेकिन जब उनकी संतान होती है तो वो जो यानी कि बच्ची हुई, तो उस बच्ची को क्या करना था? फिर से कान छिदवाना पड़ता है, यानी कि उसके में वो लक्षण नहीं रहता, जो जन्म के बाद हमने अर्जित किया वो लक्षण जो संतान में नहीं जाती। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे? कान का कानों में छेद का होना, कानों में छेद करवाना, ये क्या हो गया? ये उपार्जित लक्षण है। और आनुवंशिक लक्षण क्या है? आनुवंशिक लक्षण जैसे कि बाल का रंग या फिर आँख का आँख का रंग, ये क्या है? आनुवंशिक लक्षण। उपार्जित लक्षण आप इसके कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि जो हम अपने खुद से स्वयं से अर्जित करते हैं और वो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते, लेकिन आनुवंशिक लक्षण क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। बाल का रंग, आँख का रंग, ये सब क्या हमारे अपने मम्मी पापा से मिलता है, जो बाल का रंग और आँख का रंग। तो ये रहा हमने समझ लिया उपार्जित लक्षण एवं आनुवंशिक लक्षण। अब हमारा टॉपिक आता है जाति उद्भव। अब हमारा टॉपिक है जाति उद्भव, यानी कि जाति का, इसमें क्या पढ़ेंगे? जाति उद्भव का मतलब होता है कि जाति उत्पन्न कैसी होती है, जाति का उत्पन्न होना जाति उद्भव का मतलब होता है। तो जातियां कैसे बनती है, तो ये हम समझेंगे कि हम फिर से क्या लेते हैं? भृंग का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका? भृंग। क्या लिया हमने? भृंग का एग्जाम्पल लिया। तो अब क्या होता है कि भृंग है तो उन्हें क्या करते हैं? कौवे खाते हैं। कौन खाता है? कौवा खाता है ना। कौवा क्या करता है? खाता है। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज और समझ लो पहले, जाति उद्भव हम तभी कह सकते हैं, यानी कि एक नई जाति तभी बन सकती है जब वो मतलब आपस में क्या कर सके? जनन योग्य ना रहे, आपस में जनन के लिए असमर्थ असमर्थ हो जाए। जब जो जीव है वो आपस में जनन के लिए असमर्थ हो जाएंगे, तो एक नई जाति का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि क्या? कुत्ता और बिल्ली दोनों क्या है? अलग अलग जाति, वो दोनों क्या जनन नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? अलग जाति। तो जाति उद्भव का निर्माण ऐसे होता है कि जब जो जीव है वो आपस में जनन के लिए असमर्थ हो जाए, यानी कि वो आपस में जनन ना कर सके, तो तब क्या होगा? एक नई जाति का निर्माण होगा। तो अब हम फिर से अपने उदाहरण पे आते हैं कि हमने क्या लिया? भृंग का उदाहरण। इसे क्या करते हैं? कौवा खाते हैं। ठीक। अब हमने मान लिया कि जो कौवा है वो भृंग को क्या किया? कौवा भृंग को
पकड़ कर दूसरे स्थान पर ले गया, दूसरे स्थान पर ले गया। मतलब कौवे के एक माध्यम वो क्या किया, जो भृंग है उसको क्या किया, पकड़ा खाने के लिए। तो वो अगर लेकर जा रहा है, बाई चांस क्या हुआ कि जो भृंग है उसके मुंह से छूट गया, कहीं गिर गया, तो जो भृंग है, एक भृंग, एक जहां से उन्होंने जो कौवा जहां से भृंग उठाया उधर क्या दूसरी भृंग, और ये जहां पर दूसरी जगह ये गिराएगा तो वहां पर क्या होगी, दूसरे दूसरे प्रजाति, दूसरे जो भृंग होंगे वो उत्पन्न होंगे, ठीक। तो उन्हें वैसा, अब जैसे कि क्या हुआ कि जो दोनों जगह के भृंग हुए, यानी कि एक स्थान तो जहां पर सारे भृंग थे, क्या सारे भृंग, क्या एक स्थान जहाँ पर जो सारे भृंग थे, और दूसरा स्थान क्या, जो दूसरा स्थान क्या है जो कौवा लेकर गया, जहाँ पर जहाँ कौवा भृंग को ले गए, यानी कि ये क्या हुआ, ये एक स्थान हुआ और ये हो गया दूसरा स्थान। ये क्या हो गया, दूसरा स्थान। तो जब इस यहाँ पर क्या है, सारे भृंग यहाँ पर है, और यहाँ पर ये दूसरे स्थान पर क्या हुआ कि जो यहाँ सारे भृंग से जो कौवा लेकर गया दूसरे स्थान पर, उसके मुंह से मान लो गिर गया कहीं, दूसरे स्थान पर जो भृंग है वो पहुंच गया। तो अब क्या होगा कि जो इसका यहाँ का जो एक स्थान का ये यहाँ का वातावरण, यहाँ का जो वातावरण है, वातावरण यानी कि जो यहाँ का माहौल है इस स्थान का वो दूसरी तरह है, और यहाँ का जो वातावरण है, वातावरण वो क्या है, दूसरी तरह। और ये ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी है, ये दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी कि अधिक दूरी, क्या लिख लेंगे, अधिक दूरी। ये दो जो ये भृंग है वो एक दूसरे से क्या है, बहुत अधिक दूरी पर है, जिसकी वजह से वो एक यहाँ के जो यहाँ के भृंग है इसके साथ जनन नहीं कर पा रहे, और यहाँ के जो है इसके साथ जनन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो जब ये एक दूसरे के साथ जनन नहीं कर पाएंगे तो जो यहाँ की जो इसके जो यहाँ का इसका क्या होगा, लक्षण होगा, जो यहाँ का लक्षण होगा, यहाँ के लक्षण से, यहाँ के जो लक्षण होगा यहाँ नहीं मिलेगा, क्या होगा, नहीं मिलेगा, यानी कि जो यहाँ के लक्षण वहाँ के लक्षण क्या है, भिन्न होने लगेंगे, क्या होने लगेंगे, भिन्न होने लगेंगे, लगेंगे, क्या होने लगेंगे, भिन्न होने लगेंगे। तो वहाँ के जो उसके जनन कोशिका वो अलग तरह का उसमें वो होगा, और इसमें इसके जनन कोशिका में अलग तरह का, वो एक दूसरे से जनन नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद एक क्या हुआ कि मान लीजिए कि कहीं से फिर क्या हुआ, ये कैसे कैसे भी कोई घटना हो गई कि ये यहाँ के जीव जो है यहाँ के जीव से मिल गए, तो जो यहाँ का जीव है, कहाँ के, इस जगह के जीव से क्या हो गए, मिल गए। लेकिन जब यहाँ के जीव यहाँ से मिले कितने बार, कई वर्षों बाद, यानी कि कई पीढ़ी बाद, कई पीढ़ी के बाद, तो जब यहाँ के जो भृंग थे वो एक दूसरे के साथ जन्म करते, तो यहाँ का जन्म पीढ़ी दर पीढ़ी 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 आती गई। फिर यहाँ का जो जीव है, यानी कि वही जो भृंग है
वहां पर ये क्या किया, जनन किया, पीढ़ी इसकी भी पीढ़ी दर पीढ़ी बनती ही रहेगी। यानी कि यहाँ पे जो जरूरी नहीं कि दोनों जगह पे इसको जो पर्याप्त मात्रा में सब कुछ मिल रहा होगा, यानी कि जो इधर को मान लीजिए इनको झाड़ियाँ पर्याप्त मात्रा में मिलेंगी, लेकिन यहाँ के नहीं, जिसकी वजह से इनके क्या, इनके जीनी संरचना में भी प्रभाव पड़ा था, जिसकी वजह से इनके जो लक्षण है वो अलग अलग लगने लगे। उसके बाद एक समय आया, यानी कि कई पीढ़ी के बाद जब ये मान लीजिए ये दोनों जीव मिले, तो जब ये जीव मिले तो ये क्या हुए, एक दूसरे के साथ, जो ये जीव हैं एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ जनन के लिए क्या हो गए, असमर्थ हो गए, जनन के लिए असमर्थ हो गए। तो जब ये पीढ़ी कई पीढ़ी के बाद जब ये जीव मिले तो ये क्या हुए, एक दूसरे के, जबकि जीव क्या दोनों ही भृंग थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ, परिवर्तन आया कि दूसरे स्थान, यहाँ का वातावरण दूसरी तरह, यहाँ का वातावरण दूसरी तरह, उस तरह से इसे माहौल नहीं पड़ा, तो कोई चेंजिंग है, जिसकी वजह से उनके लक्षण अलग अलग होने लगे, उनके जीन पे भी उनके प्रभाव पड़ने लगा, जिसकी वजह से दोनों की एकदम क्या हो गया, चेंज हो गया, और ये एक दूसरे के साथ जनन के लिए असमर्थ हो गए। तो जब ये एक दूसरे के साथ जनन के लिए असमर्थ हो गए, तब क्या हुआ, एक जब ये एक दूसरे के साथ जनन के लिए असमर्थ हो गए, तो दो विभिन्न जातियां बन गई। क्या हो गया कि जब ये जनन के लिए असमर्थ हो गई, तो क्या हो गया कि ये अलग जाति हो गए हैं, ये क्या अलग जाति के हो गए, और इधर के जो जीव थे ये अलग जाति के हो गए, अलग जाति के हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ, यानी कि दो विभिन्न जातियों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो इस तरह से जो जातियां इसी तरह से बनती है, कि अगर उनमें कोई परिवर्तन आ जाता है तो इस तरह से क्या है, जो जाति उनमें क्या आ जाती है, विभिन्नता आ जाती है, तो एक नई जाति बन जाती है। जब वो एक दूसरे के साथ जनन के लिए असमर्थ हो जाते हैं, तब तो हमने क्या देखा, एक जब नई जाति बन गई, तो इस दौरान क्या हुआ कि अब क्या हुआ, विकास हुआ। क्या हो गया, जब दो विभिन्न जातियां बन गई तो क्या हो गया, जीवों में विकास हो गया। और हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं कि जो हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, क्या विकास को समझने के लिए ही पढ़ रहे हैं। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, जो प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति, तृतीय स्थिति, वहां पे क्या हो रहा था, विकास, वहां पे विभिन्नता के कारण विकास जो है उत्पन्न हो रहा था। किसके कारण, विभिन्नता के कारण। जैसे कि उसमें क्या हुआ था, एक हरा भृंग बन गया था, एक नीला, तो वो क्या आ रही थी, उसमें क्या थी, विभिन्नता आई थी, जिसकी वजह से जो जीव है वो अलग दिखने लगा। तो ये क्या, यही तो है विकास की, यानी कि एक दूसरे से परिवर्तन, धीरे धीरे कोई किसी चीज जो बढ़ रहा है, तो वो क्या है, उसमें क्या, विभिन्नता के कारण जो विकास हुआ था। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ यहाँ पर भी वही विभिन्नता ही आ रही है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा वो क्या था, वो सूक्ष्म, यानी कि वो सूक्ष्म विकास हो रहा था वहां पर, लेकिन यहाँ पर यह पूर्ण रूप से क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से विकास। तो हम लोग ये सब विकास को समझने के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया है, जाति विकास खत्म होता है, जाति उद्भव खत्म होता है। अगली आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जीवाश्म को। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।